वाकई ईसी के अधिकारियों या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को राहुल गांधी छोड़ेंगे नहीं क्या? सीधे सीधे धमकी राहुल गांधी की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देख लेने की धमकी। बीजेपी ने कहा ये तो राहुल गांधी तो धमकाने पर उतर आए साहब, ये तो धमका रहे हैं। आज इसलिए हम भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को राहुल गांधी छोड़ेंगे नहीं क्या? मतलब वोट चोरी की लड़ाई क्या धमकाने पर उतर आई? सत्ता में आने पर अधिकारियों को देख लेने की धमकी क्यों? आज संसद में वोट चोरी पर अपनी 28 मिनट की स्पीच में राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर वोट चोरी कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा साहब कि बीजेपी आरएसएस मिलकर देश की संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस, ईडी, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स, सबको कंट्रोल किया जा रहा है। चलिए यहां तक सब ठीक है। उन्होंने कहा यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, यहां तक सब कुछ ठीक। लेकिन आगे उन्होंने बोलते बोलते कहा कि इलेक्शन कमिश्नर, आपको यह लगता है कि कानून आपको बचा लेगा? वो कह रहे हैं हम इसको बदल देंगे रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पीछे से वो लागू होगा, हम उसे बदल देंगे। फिर आगे उन्होंने कहा कि जहां भी कहीं होंगे आपको ढूंढ निकालेंगे। वी विल कम एंड फाइंड यू, वी विल कम एंड फाइंड यू, हम आपको कहीं भी होंगे ढूंढ निकालेंगे। ये राहुल गांधी की बहुत बड़ी धमकी एक तरीके से। अब राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने कहा कि साहब राहुल गांधी तो धमका रहे हैं। सुनिए एक बार बयान सुनिए। And I want to assure the election commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law and we are going to change it retroactively and we are going to come and find you. सदन के पटल पे खड़े होकर इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर को धमकाते हुए नजर आए होंगे। हम सत्ता में आएंगे तो आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। इस प्रकार की जो धमकी दी है आज राहुल गांधी ने, ये कहीं न कहीं अहंकार और अज्ञान का परिचायक है। अब राहुल गांधी सीधे सीधे धमका रहे हैं चुनाव आयोग के अधिकारियों को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। इसके अलावा राहुल गांधी ने क्या क्या बातें की, बीजेपी ने क्या क्या जवाब दिए, एक बार मैं आपको बता देता हूं। दरअसल राहुल गांधी ने सबसे पहले तो ये कहा साहब, जिसका मैंने जिक्र किया, किसी से चिंता ना करें, हम कानून बदलेंगे और उन्हें ढूंढ निकालेंगे। बीजेपी ने कहा कि ईसी को धमका रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने सवाल उठाया साहब कि 45 दिन में फुटेज क्यों डिलीट करते हो? बीजेपी ने कहा कि ये तो नियम, ये 45 दिन वाला नियम तो आजादी के बाद से है साहब, नेहरू के समय बना था, इलेक्शन कमीशन ने बनाया था। फिर उन्होंने एक और चीज का जिक्र किया कि इलेक्शन कमिश्नर को इम्यूनिटी मिली हुई है किसी भी तरह की कार्रवाई से। बीजेपी ने कहा यह इम्यूनिटी भी बहुत शुरुआत से है। एक और चीज राहुल गांधी ने कहा कि नियुक्ति वाली कमेटी से सीजेआई को बाहर किया गया। बीजेपी ने कहा साहब कि कांग्रेस मनमाने ढंग से चुनाव करती थी, अब एलओपी कम से कम इसका हिस्सा है। संसद में किसने क्या कहा, एक बार वो बयान सुनाइए। निशिकांत दुबे ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, वो बयान सुनिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे। चुनाव आयोग की बात करते हो, किस ईमानदारी की बात करते हो, किस पारदर्शिता की बात करते हो, कौन सी कांग्रेस की बात करते हो? सीबीआई की बात कर रहे थे। अश्वनी कुमार जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी का सिक्योरिटी अफसर था, वो सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से लगातार जो सवाल उनके सामने आ रहे हैं, जो जनता के मन में सवाल हैं, जो विपक्ष उठाता आ रहा है, खुद मेरे पार्टी लीडर आदित्य ठाकरे जी ने भी इस बारे में बात उठाई है। पर जब भी ज्ञानेश कुमार जी आते हैं और सफाई देने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है सफाई का पूरा स्क्रिप्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से आया है। इन सबके अलावा साहब घुसपैठियों से निपटने के योगी मॉडल की आज दिन भर चर्चा रही। डिटेक्ट, डिटेन, डिटेंशन, डिसओन और डिपोर्ट। घुसपैठ के खिलाफ योगी आदित्यनाथ का ये 5D मॉडल उत्तर प्रदेश में लॉन्च हो चुका है। डिटेक्ट, ढूंढा जा रहा है, डिटेन, पकड़ा जा रहा है, डिटेंशन, हिरासत में रखने के लिए तिहाड़ से भी बड़ी जेल बनाई गई है। घुसपैठियों को पूरी तरह से डिसओन करके उन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी है। डी, योगी के 5D के खिलाफ घुसपैठियों के समर्थन में भी 5D मॉडल तैयार हो चुका है। डिनाय, डी फॉर डिनाय, घुसपैठी होने से इंकार। डिफेंड, जैसे कहा संजय सिंह ने कहा ना, नेताओं ने कहा कहां घुसपैठी है। दूसरा होता है डिफेंड, उनका बचाव करना, कोई हाथ लगा कर दिखाए इनको। तीसरा, जिसका मैंने बार बार जिक्र किया, डिफेंड, यानी कि उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने का विरोध, कार्रवाई लटकाने की कोशिश, डिस्ट्रैक्ट, मुद्दा बदलकर घुसपैठ का विषय भटकाना, और डिवाइड, यानी घुसपैठ के मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटना। साहब यही वजह है कि यूपी में एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट शुद्धिकरण को जिस तरह घुसपैठियों के डिटेंशन से जोड़ दिया गया है, उससे कई राजनीतिक पार्टियों को काफी तकलीफ हो रही है। सबसे पहले बात अखिलेश यादव की करते हैं। आज अखिलेश यादव ने कहा
उन्होंने कहा कि यूपी में बनाए जा रहे डिटेंशन सेंटर का जिक्र करते हुए कि ये एसआईआर एनआरसी वाला काम कर रहा है। एसआईआर एनआरसी, और एसआईआर में जिसका नाम नहीं, उसके लिए डिटेंशन सेंटर बनवाने की क्या जरूरत। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो आखिरी सांस तक डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देंगी। मतलब एक तरीके का न्योता है कि तुम यूपी से यहां आ जाओ, यहां नहीं बनने दूंगी डिटेंशन सेंटर। क्या ये घुसपैठियों को न्योता है, जैसा बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी कह रही है ये तो हमारे यहां नहीं बनने दूंगी। ममता ने भी एसआईआर को एनआरसी से जोड़ते हुए कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए जो काम 2 साल में होता है उसे 2 महीने में किया जा रहा है। कांग्रेस भी डिटेंशन सेंटर का विरोध करते हुए कह चुकी है कि चुनाव की वजह से हिंदू मुसलमान वाली राजनीति हो रही है। हालांकि यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन की शुरुआत करते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक ओपन लेटर लिखा था। इसको पढ़िए, आज ये पूरे देश को जो उन्होंने लिखा है सुनना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का जिक्र किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, याद है ना, रेड कारपेट बिछा दें, घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाया जा सकता। चिट्ठी में योगी आदित्यनाथ ने भी लिखा है कि यूपी में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं है, इनकी सफाई भी बेहद जरूरी है। घुसपैठिए देश के संसाधनों पर बोझ हैं, इसी वजह से यूपी में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की इसी चिट्ठी के बाद घुसपैठियों के खिलाफ देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इस वक्त कागज चेक किए जा रहे हैं, जिनके पास कागज नहीं है उनके खिलाफ डिटेक्ट, डिटेन, डिटेंशन, डिसओन और डिपोर्ट की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। योगी सरकार घुसपैठियों का डेटाबेस तैयार करेगी, यह भी सूत्र बता रहे हैं। उनकी बायोमेट्रिक प्रोफाइलिंग की जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, यह एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 इंडिया के पास। उनकी बायोमेट्रिक प्रोफाइल डिटेलिंग प्रोफाइलिंग की जाएगी, फेशियल रिकॉग्निशन व फिंगरप्रिंट से प्रोफाइलिंग होगी। एक कभी घुसपैठिया वोट नहीं डालेगा। इसके बाद उन्हें नेगेटिव लिस्ट में डालकर आखिरी वाला डिपोर्ट कर दिया जाएगा ताकि वो फिर से घुसपैठ ना कर पाए। नेगेटिव लिस्ट के जरिए आधार कार्ड, वोटर लिस्ट जैसे दस्तावेज हमेशा के लिए डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे। अब सब कोशिश ये है कि यूपी मॉडल देश में आप कह सकते हैं कि एंटी इन्फिल्ट्रेशन ड्राइव की नई मिसाल बने। घुसपैठ के खिलाफ नया मॉडल, देश मांगे योगी मॉडल। एक बार पकड़े जाने के बाद कोई घुसपैठिया दोबारा बॉर्डर पार करते ही पकड़ा आ जाएगा। मतलब एक बार जो चला गया उसकी प्रोफाइलिंग होगी, बायोमेट्रिक, दोबारा कोशिश की तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। घुसपैठियों के खिलाफ योगी के ऑपरेशन ऑल आउट का असर यह है कि लखनऊ में सुनिए 160 सफाई कर्मचारी रातों रात फरार हो गए हैं। अचानक कई घरों में ताले लटके हुए नजर आ रहे हैं। हमारे रिपोर्टर ने हमको जानकारी दी कुछ दिनों पहले की एक रिपोर्ट में दावा था कि लखनऊ में सफाई कर्मियों में काफी बड़ी तादाद रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की है। घुसपैठ के खिलाफ योगी मॉडल हिट हो रहा है, लेकिन विपक्ष हिट विकेट हो रहा है। बयान सुनिए किसने क्या कुछ कहा योगी मॉडल को लेकर, डिटेंशन सेंटर को लेकर, सुनिए। एसआईआर नहीं है, ये एसआईआर के बहाने एनआरसी हो रहा है। और एनआरसी इसलिए कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम डिटेंशन कैंप बना रहे हैं, इसमें घुसपैठियां हैं हम उनको बंद करेंगे। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत नाम निकालना, एफआईआर दर्ज कराना, डिटेंशन सेंटर की बात करना, घुसपैठियों की बात करना, केवल डराने का काम हो रहा है। যতই চক্রান্ত করো এসআইআর সামনে পেছনে এনআরসি মানি না, মানবো না, ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, মানুষ বিতাড়িত হবে না, নিশ্চিন্তে থাকুন। तब हम तुगलक हैं, हमारे दिमाग में ऐसे ही कोई सनक आई, हम कह रहे हैं हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। हैं कहाँ बांग्लादेशी? और डिटेंशन सेंटर क्यों बनाओगे? अगर बांग्लादेशी मिल रहे हैं उनको बांग्लादेश भेजो। देश भर के राज्यों में कदम उठने चाहिए ताकि जो घुसपैठिए अवैध रूप से आ गए हैं उनको जितनी जल्दी से जल्दी धरपकड़ करके डिटेंशन सेंटर में डाला जाए उतना बेहतर होगा। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार, मनोजीत मंडल जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मनोजीत भाई बहुत बहुत स्वागत, आनंद जी आपका, अनुराग भदौरिया मुस्कुरा रहे हैं आपका बहुत बहुत स्वागत, और शहजाद पूनावाला आपका स्वागत। लेकिन पहले मुझे समझना है ये एसआईआर एनआरसी कैसे, एक मैं अनुराग आपसे शुरू कर रहा हूँ, इधर उधर मत घुमाइएगा। एसआईआर एनआरसी कैसे, सुनिए मेरी पूरा सवाल, आराम से रुकिए, आराम से। एसआईआर एनआरसी कैसे है, सिंपल कैसे? हाँ बस, हाँ बिल्कुल।
मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि आज से 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें मैंने दिखाया था कि लखनऊ के नगर निगम में ज़्यादातर एम्प्लॉय 90% और 95% जो सफाई कर्मचारी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे असम से ला के रखे गए थे। और ये किसने रखे थे? सरकार की नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट दिया था ना। हमने सवाल उठाया था कौन लोग हैं ये, कहाँ से आए हैं ये, आपने लखनऊ के लोगों का हक क्यों मारा, क्यों इनको रोजगार दिया, क्यों 5 साल से आपने इनको यहाँ पे ला के बसाया? तो सरकार को लगा, फिर बाद में हमने कहा था जब चुनाव का साल आएगा तब यही लोग कहेंगे यही देखो घुसपैठिए हैं, और फिर उनको जाते हुए का वीडियो दिखाएंगे, देखो ये जा रहे हैं। मतलब सरकार खुद बुलाए, उसके बाद यहाँ रोजगार दे, और फिर उसके बाद क्या आपकी तरह न्यूज़ बनाए, देखिए 100 भाग गए। भैया आपकी सरकार 8.5 साल से उत्तर प्रदेश में, 9 साल से देश में है, और घुसपैठिए कैसे आ गए, और आए हैं तो आपने निकाले क्यों नहीं? और निकालने की आपकी जिम्मेदारी आपकी थी, आप निकाल नहीं पाए तो आप यहाँ पे न्यूज़ बनाने लगे। माने ये न्यूज़ बनाना है आपको, निकालना नहीं घुसपैठिए के डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। अरे पकड़िए और बाहर निकालिए, हम तो कहते हैं ना निकालिए बांग्लादेशियों को। कौन खड़ा बांग्लादेशियों के साथ? अगर कोई खड़ा है न्यूज़ बनाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। अगर घुसपैठिए आ गए तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, और अगर घुसपैठिए हैं इस देश के अंदर में तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। 11 साल से आप वोट आप SIR के साथ हैं इस पे, लेकिन आपने बाहर नहीं निकाला। अच्छी बात है, समाजवादी पार्टी का स्टैंड है, आप SIR के साथ हैं, आप SIR के साथ हैं। अरे बिल्कुल, मैंने SIR होनी चाहिए लेकिन शुद्ध तरीके से होनी चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। SIR होनी चाहिए, बिल्कुल। SIR की प्रक्रिया पे हमें विरोध है। जिस तरह से SIR हड़बड़ाहट में गड़बड़ी करने के चक्कर में आपने BLO पे प्रेशर डाला हुआ है। अरे 1.5 साल सरकार उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है, 1.5 साल में चुनाव होना है, और 2 महीने में आप SIR कराना चाहते हैं। क्यों? ठीक है, क्यों कि ज्यादा यहाँ पे जो लोग बाहर नौकरी करने SIR जाते ठीक हैं, है, उसके प्रोसेस से प्रॉब्लम है। आराम से एक-एक करके बात करेंगे, समझेंगे ना। हो गया अनुराग, एक-एक करके आराम से बात करेंगे। आपने मुझे समझाया SIR, आप SIR का स्वागत करते हैं। SIR की प्रक्रिया से दिक्कत है, जल्दबाजी में इतने BLOs की मौत, दबाव बनाए जा रहे हैं, वो सारी चीजें। और अब तो राहुल गांधी धमका भी रहे हैं चुनाव आयोग को, तो कह रहे हैं कि तुम्हें ढूंढेंगे और ढूंढ निकालेंगे। शहजाद पूनावाला, बताइए साहब, आपकी नियत में खोट है। और एक बस 28 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि ये वोट चोरी से बड़ा एंटी नेशनल काम कोई नहीं है, आप लोग एंटी नेशनल लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं आप लोग, भारतीय जनता पार्टी वाले। शहजाद पूनावाला, डॉक्टर रिजवान अहमद भी जुड़ गए हैं, बस हाँ अब आप बोलिए। प्रोपेगेंडा और वोट बैंक के जो धुरंधर है, अभी मूवी आई है धुरंधर, उसमें एक कैरेक्टर का नाम है रहमान डकैत, यहाँ पे है राहुल बकैत। मतलब 28 मिनट्स बकैती हुई, उसमें 15 मिनट खादी गमछा पता नहीं कहाँ चले गए। देखिए बुरा मतलब, मैं राहुल की तुलना उस रहमान डकैत से मैंने ये नहीं कहा, हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा तुलना कर रहे हैं उस रहमान डकैत से राहुल गांधी की, वो मुझे भी आपत्ति है। अब जिसको नहीं, आपको आपत्ति हो सकती है, मैंने तुलना नहीं की है। मुझे तो नहीं, वो अब मुझे लगता है कि जिसको प्रॉब्लम है वो बोलेंगे, आपत्ति दर्ज कराएंगे। मैं आपको बताता हूँ ना क्यों। अभी आपने योगी जी के 5 D बताए, तो राहुल के भी 5 D है। पहला D है कि डिफीट हो जाना चुनाव में, फिर है डिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, जो 3 बिंदुओं पे CCTV के ऊपर, नियुक्ति के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर, जिसमें बहुत चर्चा हुई। फिर D से डिस्टॉर्ट करना, महाराष्ट्र में डिस्टॉर्ट किया, हरियाणा में डिस्टॉर्ट किया, किसी ने बात मानी नहीं। फिर डिस्ट्रस्ट पैदा करना संवैधानिक संस्थाओं में, और अब D से धमकी, सीधा धमकी, मतलब इमरजेंसी वाली मानसिकता, दादी माँ वाली, जैसे उन्होंने कुचला संवैधानिक संस्थाओं को, आज वही बात पर वो आ गए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये वोट चोरी है तो फिर आपके ही नेता तारिक अनवर, शकील अहमद से लेकर अफाक आलम, कुमारी शैलजा क्यों नहीं मानते? पॉइंट 1। पॉइंट 2, अभी आपने 2-3 दिन पहले एक D से दिलुलू में तेजस्वी जी का वीडियो देखा था। आई कैन सेंस एंड आई कैन स्मेल, EVM में कुछ है, वो प्रूफ नहीं है पर सेंस और स्मेल है। तो ये जो EVM गड़बड़ था या वोटर लिस्ट गड़बड़ था? अगर EVM में ही गड़बड़ है और वोट दबाने से सब कुछ बीजेपी को जा रहा है, तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ क्यों? चलिए छोड़ देते, आगे जाते। ओमर अब्दुल्ला कहते दोनों में गड़बड़ नहीं है। उनके नेता मोहम्मद रमजान, कितना पाक नाम है, उन्होंने तो कहा कि ये सब छोड़ दो वोट चोरी का फेक थ्योरी। तो क्या वो हमारी पक्ष में बोलते हैं क्या? समाजवादी पार्टी ने बिहार चुनाव के बाद पहले दिन पे स्टेटमेंट दिया, राहुल गांधी जो है नकारा है, इनको हटाओ, अखिलेश राव। तो भाई अगर वोट चोरी से आ रहे तो राहुल जी को हटाने की बात क्यों? अब आखिरी मॉडल पे आते हैं। ब्राजीलियन मॉडल नहीं है, इटालियन मॉडल है। ये इटालियन मॉडल क्या है मैं आपको बताता हूँ। इटालियन मॉडल ये है कि 1968 में आप आते हो भारत, 1983 में आप लेते हो नागरिकता, पर 1980 में इटालियन बन जाती है इंडियन वोटिंग का अधिकार लेना। बोला है प्रियंका वाड्रा ने कि सबूत वगैरह नहीं आप लोगों के पास। नहीं, कोर्ट ने नोटिस इशू किया। सबूत नहीं है कोर्ट ने बिना सबूत के नोटिस इशू किया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस इशू किया। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो खानदानी चोर है, वोट चोर,
कैसे? 1975 में कौन कन्विक्ट हुआ वोट चोरी के लिए? इंदिरा जी। उसके बाद 1987 में जम्मू कश्मीर में वोट चोरी हुई, इसका कौन सबूत क्या है आपके पास? मुझे बताइए ना। आप मैं इस पे आ रहा हूं लगाते हैं। एक एक करके। इंदिरा जी कन्विक्ट हुई ना वोट चोरी में 1975 में, झूठ बोल रहा हूं क्या? दूसरी बात, 1987 में जम्मू कश्मीर में वोट चोरी हुआ, शशि थरूर ने बताया। चलिए छोड़िए, शशि थरूर के बाद आप देख लीजिए कि जी परमेश्वर से लेकर बाकी लोगों का बयान है ईवीएम आने से पहले बूथ कैप्चरिंग करते थे। ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है, कीर्ति आजाद का और संदीप दीक्षित का। और अब आते इस पे, मैं सिर्फ इतना पूछना मुझे ये बताइए, ये जो आज ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि ये नागरिक बनने से पहले वोटर बन गई सोनिया गांधी। अब देखिए, ये वोटर रोल का, इलेक्टोरल रोल का एक कॉपी है, ठीक है? ये किसी ने निकाला है, 1980 का रोल का है। 1980 के रोल में सोनिया गांधी का नाम है रोल में, बाकी उसमें राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी का, संजय गांधी का, मेनका गांधी का है, उनका तो नाम समझ में आता है। सोनिया गांधी 1983 में नागरिक बनी, ये तो पब्लिक डोमेन में बात है। हालांकि शादी 68 में हुई। सवाल ये भी पूछा जा सकता है 68 से 83 क्यों नहीं ली नागरिकता? चलिए छोड़ दीजिए, इटालियन रहना था उनको। पर मैं अब अनुराग जी से बहुत ही शांतता से, आप ये कह रहे हैं वो 83 में सिटीजन बनी, 80 में वोटर बनी। हाँ, ये नागरिक बनने से पहले वोटर बन गई। इसकी बात और एक, आप बोल रहे मुझे तारिक अनवर से आपके चैनल ने जब सवाल पूछा इसके बारे में, तो उन्होंने बोला कि उस समय हो गया तो हो गया, ठीक है, अब वो गलती किसी ने की होगी तो कर दी। फिर 1982 में उसको करेक्ट किया गया। तो ये सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है। अब मेरा सवाल अनुराग जी से, अभी अनुराग जी ने बोला एसआईआर के हम विरोध में नहीं है, ये बोला ना। ये पोस्टर पता है क्या लेकर खड़े थे इंडिया अलायंस वाले? ये देखिए जरा, एंड एसआईआर। ये एसआईआर पर क्या हिपोक्रेसी है यार। महाराष्ट्र में बोलते तुरंत एसआईआर होना चाहिए, बंगाल में बोलते डिले करवा दो, यहाँ पे बोलते हम प्रक्रिया के साथ नहीं है पर एसआईआर के साथ है, वहां पर बोलते एसआईआर लोकतंत्र पर वार। तो अनुराग जी क्या हिपोक्रेसी है यार। और ये इटालियन मॉडल जरा हमको समझाइए। जवाब दे दो, जवाब। ठीक है अनुराग बोलिए, फिर मैं जवाब दे दो। अनंत विजय जी, डॉक्टर रिजवान। देखिए इन्होंने एसआईआर पे सवाल पूछा। देखिए समाजवादी लोग हैं ना, सीधा जवाब देते हैं। हमने डंके की चोट पे बोला है, हमने नहीं, पूरा विपक्ष कह रहा है एसआईआर में गड़बड़ी हो रही है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, एसआईआर की एसआईआर में गड़बड़ी है, गड़बड़ी की वजह से एसआईआर। लेकिन आप फंस गए आज। बिल्कुल बिहार में गड़बड़ी हुई, बिहार में 18 लाख वोट चोरी हुए। किस तरह से मैं बता, 18 लाख वोट जो लोग पेपर नहीं सबमिट कर पाए, उनके 18 लाख वोट नहीं बन पाए। और वो 18 लाख कौन लोग हैं? जो बाहर नौकरी करने जाते हैं, जो बाहर अपनी नौकरी व्यवसाय करते हैं, जो समय से नहीं आ पाते। आपने घुसपैठिए तो 390 निकाले ना बिहार में, तो 18 लाख जिनके पेपर नहीं सबमिट होने से वोट कटे, वो कौन लोग थे? वो हमारे अपने लोग थे ना। लेकिन वोट चोरी पर जनादेश तो आ गया ना बिहार में। कौन थे वो लोग? 18.5 लाख। वोट चोरी पर तो जनादेश आया बिहार में, तो फिर एसआईआर पर तो मोहर लगाई बिहार के लोगों। 18 लाख, एक और बात है, 18 लाख लोगों को वोट देने से वंचित आपने कर दिया। तो आप जीतने के मतलब क्या होता है फिर? 18 लाख वोट तो कटे ना वहां पे। आप बोलिए शहजाद, वैसे जिन सीटों पर ज्यादा वोट कटे आपको पता है? वहां कांग्रेस और ये आरजेडी जीते हैं। और जिसपे ज्यादा, आपको पता है फैक्ट, या निशिकांत दुबे ने भी बताया? बताइए शहजाद। मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं, जल्दी से। जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा वोट कटे थे, वो डिस्ट्रिक्ट्स में पहले एनडीए की सीटें थी। दूसरी बात, जो एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में हुई वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा टू मच पैशन है पर बहुत लिटिल रीजन। और अभी एक हफ्ते पहले कहा है कि इतना हवा क्रिएट किया मास डिलीशन का, पर कोई प्रमाण नहीं ला पाया। और आखिरी बात, आज मनीष तिवारी ने डिबेट ओपन किया, आपने देखा? आनंद जी ने देखा होगा। मनीष तिवारी ने क्या बोला पता है? एसआईआर के लिए इलेक्शन कमीशन के पास अथॉरिटी नहीं, मतलब कि 2004 से 14 तक एसआईआर इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मैं एक चीज मानता हूं, ये कांग्रेस, ये मैं कहता हूं, आप एसआईआर को सपोर्ट करिए, एसआईआर का विरोध करिए, सपोर्ट करिए, डिपोर्ट करिए, कुछ भी करिए, लेकिन ये सीधे सीधे ये कहना वी विल कम एंड फाइंड यू, अनंत विजय, वी विल कम एंड फाइंड यू। राहुल गांधी की जो भाषा थी चुनाव आयोग को लेकर कि आपको लगता है आपको इम्यूनिटी मिली हुई है, हम कानून बदल देंगे रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से, वी विल कम एंड फाइंड यू, ये तो सीधे सीधे धमकाना है ना, वो भी भारतीय संसद में। दूसरी बात, जिस प्रकार से श्रीमान राहुल गांधी ने आज पूरे सत्ता पक्ष को देशद्रोही कहा, ये तो भारतीय संसद के इतिहास में अभूतपूर्व बात थी। और मुझे लगता है कि एलओपी की गरिमा की इतनी बात होती है, एलओपी को अखिलेश यादव ने कभी भी इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं किया, कभी भी उन्होंने प्रधानमंत्री को तू तड़ाक नहीं किया। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी को सेंस ऑफ प्राइड है कि भाई हमारे खानदान से इतने प्रधानमंत्री हुए हैं और आप हमको ऐसा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उनका भाषण सुना आपने अमन जी? इतने धागे खोलने का प्रयास किया कि धागों में उलझ के रह गए वो।
ये थ्रेड, वो थ्रेड, यहाँ का गोल्डन थ्रेड, यहाँ से ग्रीन थ्रेड, वहां से पता नहीं कौन कौन से थ्रेड से फैब्रिक बनाने का प्रयास कर रहे थे और वो सारे धागे खुल गए। बहुत ही लचर भाषण था और उनको अपने स्पीच राइटर पर ध्यान देना चाहिए मुझे लगता है। लेकिन एक बात मैं एसआईआर के संदर्भ में जरूर कहना चाहूंगा, पूरा विपक्ष ये नैरेटिव बनाता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2023 में एक कानून बदल दिया और चीफ जस्टिस को उससे निकाल दिया। मुझे लगता है कि पूरे देश को यह बात पता होनी चाहिए कि 2023 के पहले इस प्रकार का कोई कानून ही नहीं था। प्रधानमंत्री जिसका नाम राष्ट्रपति को प्रस्तावित कर देते थे वो चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाता था। नवीन चावला को अपॉइंट किया था। हाँ, वो उसका केस भी बताता हूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया। और उस समय ये होता था कि प्रधानमंत्री जिसको चाहे, पहली बार फॉर्मलाइज किया गया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किस प्रकार से होगी। तो ये जो भ्रम फैलाते हैं ये लोग, इससे बचना चाहिए। आपने अच्छा नवीन चावला का उदाहरण दिया। 2009 में एन गोपाल स्वामी जो थे वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने एक पत्र लिखा था राष्ट्रपति को कि नवीन चावला को उनके पद से हटा दिया जाए। क्योंकि उनकी इम्पार्शियलिटी जो है वो क्वेश्चनेबल है। उस समय के प्रधानमंत्री ने क्या किया, चूंकि राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी, उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो जो मंत्रिमंडल की सलाह पे निर्णय लेती हैं, उन्होंने मंत्रिमंडल की सलाह मतलब प्रधानमंत्री की बात मानी और नवीन चावला को पद पर बने रहने दिया। वही नवीन चावला जो है सबसे आगे आए और मुख्य चुनाव आयुक्त बने, जिनके नेतृत्व में चुनाव करवाया इस देश ने। तो अगर कांग्रेस पार्टी प्रक्रियागत दिक्कतों पर सवाल उठाती है तो उनका दामन अमन जी बहुत दागदार है। ये बीजेपी को सूट करता है। इंस्टीट्यूशन पर अगर कांग्रेस ज्ञान देती है तो फिर याद आ जाता है कि भाई टी.एन. शेषन को चुनाव लड़वा दिया, एमएस गिल को मंत्री बनवा दिया, किसको सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया, बड़ी लंबी लिस्ट निशिकांत दुबे ने बताई। मैं एक बार मनोजीत मंडल और डॉक्टर उसके पहले दो चीज आपने छोड़ दिया। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को सूडान का राजदूत बनाया और रामास्वामी को गवर्नर बनाया। ये भी निशिकांत ने बताया। बिल्कुल। मैं डॉक्टर रिजवान अहमद और मनोजीत मंडल, आपका रुख कर रहा हूं। पहले मनोजीत मंडल, ये बंगाल में तो बहुत देरी से हो रहा है, बहुत पहले नहीं हो जाना चाहिए था। खासकर बंगाल के जो बॉर्डर्स पर सिचुएशन है, जैसे ही एसआईआर ऑर्डर हुआ वहां सारे छोड़कर ये जाने वाले कौन है जो भाग रहे हैं, छोड़ रहे हैं? वो कह रहे हैं, वो खुद मान रहे हैं कि हम घुसपैठी है, हमने घुसपैठ करी थी, कागज वागज बना लिए थे। ये बॉर्डर्स पर कौन लोग हैं फिर? यानी कि बंगाल में तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एंड यू सपोर्ट एसआईआर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मनोजीत जी, बॉर्डर पर कौन लोग होते हैं, कैसे घुसपैठिया आते हैं, ये तो देखना काम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो लगातार 11 साल से बीएसएफ और अभी तो मिनिस्टर है मिस्टर अमित शाह, वो लोग का क्या रहा है? कुछ नहीं, बिल्कुल नाकाब रहे बॉर्डर संभालने में। बंगाल बॉर्डर में घुस रहे हैं, बिहार बॉर्डर में घुस रहे हैं, असम बॉर्डर में घुस रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप? इस पैसे पहले पूछिए ना। घुसपैठिया अगर है, सभी को पता है घुसपैठिया है, कितने सारे घुसपैठिया है, आप ये डेटा दीजिए। और अगर घुसपैठिया है, कैसे घुस रहे हैं ये लोग, ये भी आप देख लीजिए। आप बॉर्डर संभालने में आप नाकाम हो। अमित शाह जी को रिजाइन करना चाहिए, ना कि सिर्फ ये हवा आप झुका उठाएंगे इलेक्शन के बाद घुसपैठिया जैसे आप 2019 के पहले असम में किया। मुझे सही करिएगा, जब बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया था 50 किलोमीटर, तब किसने विरोध किया था? जी मनोजीत जी आप ही से सवाल है। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र जब बढ़ाया गया था 50 किलोमीटर के आसपास, तो फिर विरोध क्यों हुआ था? फिर कहां पर विरोध हो? अभी उन लोगों का सब कुछ है उन लोगों के पास। 50 किलोमीटर का बॉर्डर है, 50 किलोमीटर के बॉर्डर के पहले जगह सबको उन लोगों को घेर रखा है, फिर भी उन लोग नाकाम रहे। असम में तो कब से 50 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर है भाई। सबसे ज्यादा घुसपैठिया इस देश में अगर है तो असम में है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, उनका चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। क्या कर रहे हो? मणिपुर में क्या कर रहे हो? चलिए, अब जो हो रहा है सही हो रहा है ना। अब जो हो रहा है सही हो रहा है। ये जितने हम तस्वीरें भी हमने इसलिए चलाई है। नहीं, अब जो हो रहा है सही हो रहा है। है तो ये घुसे कैसे? मैं बताता हूँ कैसे घुसे। आप लोग नकाब हो। मैं बताता हूँ पहले आप ये वो हिम्मत कैसे बढ़ती है? मनोजीत भाई अमित शाह, अरे पूछिए ना अमित शाह। मनोजीत भाई वही अभी शहजाद जवाब देंगे। शहजाद जवाब देंगे मनोजीत भाई, शहजाद जवाब देंगे। हिम्मत आपके अंदर भी नहीं है कि ममता दीदी से सवाल पूछ पाए कि जब वो इस तरह के सवाल उठाती हैं कि कोई इनको हाथ लगा कर दिखाए। जब ये वो कहती है कि कोई डिटेंशन सेंटर यहाँ नहीं बनेगा, मैं आई हेल्प यू सेंटर बनेगा, मैं आई हेल्प यू सेंटर। चोपड़ा नहीं देते बुलाते हो मनोजीत मंडल। अरे बोलने नहीं देते बुलाते हो कि बोलने दो।
बंगालियों को आप घिर रहे हो, घुसपैठिया ने सोनाली बीबी को भेज दिया था बांग्लादेश में। सोनाली बीबी को उनके फैमिली के साथ, वो इंडियन थे। अभी अभी 2 दिन पहले उन लोगों को आपके धक्का देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट से। बंगाली का आप यू हेट बंगालीज, इसीलिए हम हमारा प्रोटेस्ट है जेन्युइन। देखिए बंगालियों का तो हक मार रहे हैं, बाहर कर रहे हो, बंगालियों का तो हक मार रहे हैं बांग्लादेशी डिटेंशन कैंप में। बंगाली भाइयों का, बंगाली बहनों का तो हक मार रहे हैं ना मनोजीत जी डिटेंशन कैंप में। अरे बोलने नहीं देते तो कैसे हो भाई? असम में सबसे ज्यादा बंगाली और हिंदू है डिटेंशन कैंप में। देखिए आप जाइए ना एक बार, सिर्फ दिल्ली में बैठने से होगा, आप असम होके आइए डिटेंशन कैंप में। ये लोग कौन है सबसे ज्यादा बंगाली और हिंदू है डिटेंशन कैंप में। आप लोग बंगाली को टॉलरेट नहीं कर पाते हो, क्योंकि बंगाल कभी झुका नहीं आपके पास। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए एक चीज मनोजीत भाई, एक चीज है, ये नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है। और ये अब चुप रहिए एक मिनट, अब आप चुप रहिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला मनोजीत, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, हम बंगाली भाइयों का हक मार रहे हैं ना, ये घुसपैठिए बंगाली भाई या जो बंगाली बहनें हैं, बंगाल के जो लोग हैं, वो भी नहीं चाहते उन घुसपैठियों को, उनका हक मार रहे हैं। शहजाद पूनावाला अब आप बोलिए, एक एक करके आराम से। डॉक्टर रिजवान अहमद, 1 मिनट में और आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर रिजवान अहमद, आप पहले एक शहजाद जल्दी से प्लीज। मोनोजीत दा को ज्यादा कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं। ममता जी 2005 में जब कागज फेंक रही थी सोमनाथ दा पे, तो वो बता रही थी कि यूपीए सरकार ने उनको बुलाकर दामाद बनाया था। लेफ्ट की सरकार ने बनाया था। और जब हमारी सरकार आई तो हमने पूरा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर एक्सेप्ट बंगाल को सील किया। और बंगाल पे कल 2 दिन पहले की हाईकोर्ट की फाइंडिंग है, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई बंगाल सरकार को ये कहते हुए कि आप बीएसएफ को जमीन क्यों नहीं देते पोस्ट के लिए। ये बंगाल हाईकोर्ट का है, 2-4 दिन पहले का है। तीसरी बात, अभी जो इन्फिल्ट्रेशन है वो पूरी तरह बंद हो चुका है, पर अगर किसी ने राशन कार्ड देकर उनको वहां पे दामाद बनाया है, तो जब हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करते तो कौन रोकता। और आखिरी बात, मैं आपको एक केस दिखाना चाहता हूँ, ये बंगाल का केस। एक है मोहम्मद मुल्ला। ये मोहम्मद मुल्ला बोलता है कि मैं 1990 में आया, मैंने यहाँ पे शादी की और फादर इन लॉ का भी मैंने नाम लेकर वोटर कार्ड बनाया। ये मोहम्मद मुल्ला को किसने बनाया अपना जमाई? आखिरी नहीं, पहले ये कांग्रेस ने घुसाया। और 10 सेकंड और, आनंद जी ने एक बात, बहुत बड़ी बात की उन्होंने, वो सीजीआई के अपॉइंटमेंट की, सीजीआई अपॉइंटमेंट कमेटी में। आपको पता है पहले तो डायरेक्टली होता था इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट। स्टेट्स में जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसके लिए आज भी कोई कमेटी नहीं है, सीधा सीएम ही करता है। मैं बोलता हूँ वहां पे चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बिठा दो, अपने स्टेट में, बंगाल में बैठा दो। डॉक्टर रिजवान अहमद, आज समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको एंटी मुस्लिम भी बताया गया, इसको एनआरसी से जोड़ा गया। डॉक्टर रिजवान अहमद, ये एसआईआर, शुद्धिकरण, वोटर लिस्ट, ये एडिशन, डिलीशन, डिटेंशन सेंटर, ये एंटी मुस्लिम कैसे है? और संसद में क्या हो रहा है? कोई जिहाद का ऐलान कर रहा है, कोई जो है ये कह रहा है कि ये सब सांप्रदायिक काम हो रहा है। संसद में क्या हो रहा है? और ये एंटी मुस्लिम कैसे है? और कोई इसी को धमकी दे रहा है। हाउ कम दिस इज एंटी मुस्लिम? जी हाँ, शुक्रिया। जी हाँ, शुक्रिया। देखिए, जब तक भाजपा है तब तक जो आप राशन भी दे रहे हैं और जो घर भी दे रहे हैं वो भी एंटी मुस्लिम है। तो वो इशू यहाँ, ये उस इशू के लिए नहीं हूं, लेकिन इतना बता दूं, बहुत देर से सुन रहा था, सभी वरिष्ठ साथी बैठे हैं। हकीकत अमन भाई कहीं दोनों के बीच में है। एक तरफ ये भी है कि जैसा अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि हटाओ बांग्लादेशियों को, हटाओ बांग्लादेशियों को, ये हटाओ बांग्लादेशियों को, ये इसी तरह कहते हैं कि खत्म करो आतंकवाद, खत्म करो आतंकवाद। जैसे ही 4 आदमी पकड़ोगे ये हल्ला करने लगेंगे कि मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। जैसे ही आप 4 बांग्लादेशी पकड़ोगे ये हल्ला मचाने लगेंगे कि गलत आदमी को पकड़ लिया है। तो डिबेट पर जो इनकी बात होती है और धरातल में जो इनका आचरण है उसमें दोनों बातों में बहुत फर्क है। ये तो बात हो गई इनके तरफ की। शहजाद बैठे, तवज्जो चाहूंगा एक बात, अमन भाई, बंगाल में ऐसा है, हम बहुत सुन रहे हैं कि भाग भाग कुछ हजार बांग्लादेश बॉर्डर गए हैं जो बांग्लादेशी थे। अच्छा ये बताइए, बसों में, ट्रक में, ट्रेन में, जनरल कंपार्टमेंट में बैठ के, बिहार में तो एसआईआर हो चुका। अब जो बंगाल से बांग्लादेशी ट्रेन में बैठकर अभी आज की तारीख में अगर आ गए होंगे तो जरा मुझे ये बताइए वो कैसे पकड़े जाए? आपका थोड़ा कनेक्शन का इशू है डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूं आपको, मुझे माफी चाहूंगा, मैं आपको दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूं, अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर आप एसआईआर एनआरसी एक मानते हैं तो आप एनआरसी के तो खिलाफ है, तो दैट मीन्स आप एसआईआर के खिलाफ है। और जब एसआईआर को लेकर एंटी एसआईआर प्रोटेस्ट होता है, एंड एसआईआर, तो उसमें तो आपकी पार्टी वहां शामिल होती है। तो डबल स्पीक क्यों? ये देखिए
देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गिना रहे थे, पुराने चुनाव आयोग का नाम ले रहे थे, चावला जी का नाम लिया। अरे पुरानी सरकारों में कुछ गलती थी तभी तो जनता ने आपको चुना था ना। आप पुरानी बातें कर करके अपने पाप क्यों छुपाना चाहते हो भाई? आप क्यों वो गलतियां कर रहे हो? आपकी गलती पकड़ी जाती है तो आप पुरानी सरकार की पुरानी जो गलतियां थी उसको याद दिलाने लगते हो। इसके मतलब जनता ने उनको छोड़ के आप पे भरोसा किया था और आप जनता के साथ धोखा कर रहे हो। माने जनता के साथ धोखा कैसे कर रहे हो? पुरानी गलतियां, पुरानी पिछले सरकार की गलतियां गिना के अपनी गलतियां छुपाना चाहते हो। पहले भी चुनाव आयोग ने ऐसा किया था, इसलिए अगर ऐसा हुआ है तो क्या गलत हुआ है? एसआईआर के साथ है या खिलाफ है? तो एंड एसआईआर के साथ क्यों है फिर अनुराग? एंड एसआईआर पार्लियामेंट में जब एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है तो आप शामिल होते हैं उसमें? बिल्कुल शामिल होंगे यार। एसआईआर में गड़बड़ी होगी, एसआईआर में हड़बड़ी होगी, एसआईआर को आप सही तरीके से नहीं करेंगे और एसआईआर करते हुए हमारे बीएलओ की मौतें होंगी तो हम उसके खिलाफ होंगे। क्यों नहीं होंगे? आप एसआईआर अच्छी तरह से कीजिए ना, समय लेके कीजिए, 8 महीना ले लीजिए, 7 महीना ले लीजिए, आपको मतदाता की शुद्धिकरण कीजिए, लेकिन हड़बड़ाहट में क्यों है आप? बताइए ना, क्या हड़बड़ाहट में है, जल्दबाजी में है? आपकी 11 साल से सरकार है, वो एसआईआर में, ठीक है अनुराग कह रहे हैं जल्दबाजी में, एसआईआर के साथ है, हो गया वोट ना बन पाए। ठीक है, एसआईआर के साथ है लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ है, जल्दबाजी में बीएलओ की मौत। अच्छा, मैं फिर से रिइटरेट कर रहा हूँ। हाँ। इनकी एक टुकड़ी इंडिया अलायंस में है महाराष्ट्र में, वहां पे बोल रहे हैं महाराष्ट्र के लोकल पोल से पहले एसआईआर होना चाहिए, मतलब एक दिन पहले। वहां पे जल्दबाजी नहीं, वहां पे एकदम जल्दी करना है। और यहाँ पर जल्दबाजी है यूपी में, जहाँ पे चुनाव 2027 में। दूसरी बात, अभी अनुराग जी ने कितनी अच्छी बात की। अनुराग जी ने बोला हमारे साथ जो आरोप लगा रहे हैं वो तो खानदानी चोर है, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है, पर हम उन चोरों के साथ खड़े रहकर आरोप आप पे लगाएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, नवीन चावला, एमएस गिल, ये 2 नाम बता दिए जिनको इन्होंने डायरेक्टली कुछ पद दिया था। टीएन सेशन चुनाव लड़े, पहले वाले सुकुमार जी को भी दे दिया, अब रमा देवी का भी नाम है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अनुराग जी 5 नाम गिना है, आप 2 नाम गिना दो जिसको हमने ऐसे किया है। फिर भी देखिए कि चोरों के साथ अभी आप बोलो, अब लास्ट बात अनुराग जी एक लाइन में बोल दो कि ये जो अभी आपने माना कि इन लोगों ने गलती की थी, बोलो कि हम इनसे रिश्ता तोड़ते और फिर इंडिपेंडेंटली आरोप लगाएंगे। वो तो वैसे ही टूटा हुआ रिश्ता, वो तो जबरदस्ती का रिश्ता। ना 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 ना, तो वैसे ही सगाई हो चुकी है इनकी सगाई हो चुकी है। मेरी पूरी बात होने दीजिए। बोलिए। तो एक मिनट मैं बोलूं, 10 सेकंड। अनुराग। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को समझ लेना चाहिए, ना ही तो ये देश किसी परिवार का है ना भारतीय जनता पार्टी का है, ये याद कर रखिए। आप ये जो कोड़ते हो ना, ये परिवार वो परिवार ये फलाना, ये आप अपनी नाकामी छुपाना चाहते हो। आपका जवाब नहीं होता है तो आप लोगों के परिवार पे चले जाते। देश किसी के परिवार का नहीं है, राष्ट्र है भाई। इसको समझने की कोशिश क्यों नहीं करते आप? राष्ट्र में जनता की बात क्यों नहीं करते आप? व्यक्ति विशेष की बातें करके अपनी नाकामी छुपाना चाहते हो। हर व्यक्ति विशेष की बात हम तो नहीं करते। हम तो किसी व्यक्ति विशेष राष्ट्र के साथ हैं, राष्ट्र के साथ धोखा दोगे तो हम आपको टोकेंगे। ईसी को धमकी, वी विल कम एंड फाइंड यू, सही या नहीं? देखिए सीधी सी बात है, ये धमकी नहीं है। हाँ, पहले धमकी भारतीय जनता पार्टी देती है और भारतीय जनता पार्टी की जो धमकी है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। चुनाव आयुक्त को देख लेने की धमकी नहीं है। ये मुझे लगता है कि बातों में शब्दों का फेर हो सकता है, भाव कुछ और होंगे, ये मैं कह सकता हूं। कांग्रेस ज्यादा जवाब दे सकती है। अगर ये कहा जा रहा है वी विल कम एंड फाइंड यू, हम कानून को बदलेंगे, तुम्हें जो इम्यूनिटी मिली हुई है वो खत्म हो जाएगी, हम तुम्हें ढूंढेंगे, तुम्हें पकड़ेंगे, वी विल कम एंड फाइंड यू। देखिए कानून या तो कानून तो देखो बदलते रहते हैं, कानून बदलना अलग चीज है, कानून तो बदलते रहते हैं। बीजेपी ने बहुत बदले कानून बदलना। अरे ये वाली इम्यूनिटी तो बहुत पहले ही है, जनता के ये वाली इम्यूनिटी तो ये वाली इम्यूनिटी, ये जो सो कॉल्ड इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी का भी सच दुनिया को पता लग चुका है कि ये इम्यूनिटी तो बहुत पहले से है, वो तो शुरुआत से है। एक बार पहले मनोजीत मंडल बोले, उसके पहले नहीं तो बहुत पहले से सुधार क्यों नहीं किया? जब पहले उन्होंने बोला क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है चीफ इलेक्शन कमिशन, उसको वैसे ही इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी बहुत पहले से है। हाँ बोलिए। कहां समझाओगे उनको? छोड़ो। अनुराग जी ने बोला कि मैंने भाव देख लिया शब्दों का। फिराद हकीम हाथ पैर तोड़ देंगे इलेक्शन कमीशन के, निशित मलिक टीएमसी के एमएलए जला देंगे, सिद्दीकुल्ला चौधरी गर्दनें कट जाएंगी, पार्था भौमिक छोड़ेंगे नहीं। ये भाव देखकर कुछ आ रहा है मन में?
मनोजीत मंडल के मेरे ख्याल से ये सवाल पहले मनोजीत भाई बोलेंगे क्योंकि टीएमसी के नेताओं के बयान है। अबे सारे जवाब थोड़ी ना आप देंगे। नहीं, शांत हो गया। मनोजीत मंडल बोलेंगे, फिर मैं अनंत विजय जा रहा हूं। नहीं, कोई 10 सेकंड नहीं। मनोजीत मंडल बहुत देर से वेट कर रहे हैं। बोलिए मनोजीत भाई, बोलिए। नीति और नैतिकता के बाद बीजेपी करते हैं। अरे आप चीफ जस्टिस को घुसा दिया पार्लियामेंट में, एक बाबरी मस्जिद का वारिक था, 3 महीने के बाद आप चीफ जस्टिस को घुसा दिया। तो आप क्यों बात करते हैं यार? जिसमें कोई संविधान में और लॉ नहीं है जहां पर इन लोगों को इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए रोकेंगे। आप लॉ ले आइए, और अब डायनेस्टी के खिलाफ भी लॉ ले आइए ना। आप सिर्फ भाषण देते हो। लॉ ले आए, जो चीफ जस्टिस होंगे, जो इलेक्शन कमीशन के चीफ होंगे, वो कभी पार्लियामेंट इलेक्शन में नहीं लड़ेंगे। अब ले आ सकते हो। दिस विल बी अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट। आपको पता है सैयद जी, आप इतने पढ़े लिखे आदमी हो। दिस इज द फंडामेंटल राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। आप तो बैकडोर से चीफ जस्टिस को घुसा दिया। मुझे अब छोड़ते चीफ जस्टिस इलेक्शन लड़ने के लिए में नहीं जाता। मुझे बताइए मनोजीत भाई, बंगाल में जो घुसपैठिए हैं, बंगाल में डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं बनना चाहिए? क्या उनको डिपोर्ट नहीं करना चाहिए? डिपोर्ट नहीं करना चाहिए? घुसपैठिया अगर है, उनको सीधा से निकालो, बाहर करो। उनको हम खिलाएंगे, पढ़ाएंगे क्यों? पक्का का मतलब क्या होता है? मैं आपको बताता हूं। कौन चलाएंगे? मैं आपको बताता हूं। अरे आप ये झोंका हवा तुलते हो। अरे सुनिए बात, असम में 8 सालों से है, असम डिटेंशन कैंप में 8 सालों से हम लोग खिला रहे हैं। अगर वो बांग्लादेशी है, असम में जो 18 लाख है, उनको भगाइए। आपके पास हिम्मत नहीं है। अरे 40,000 रोहिंग्या आज जम्मू एंड कश्मीर में है, ये आपका एफिडेविट में। कितने लोगों को भगाया हो? ये अच्छी चीज है कि टीएमसी, मतलब आप भी त्रस्त हैं घुसपैठियों से। बंगाली भाई भी त्रस्त हैं घुसपैठियों से। ये चीज बहुत अच्छी है मनोजीत भाई। अरे साहब सुनिए, बीजेपी को पूछिए 10 सालों में कितना घुसपैठिया को बाहर निकाले हो, पूछिए। देखिए कम से कम 1 मिनट पहले अनंत विजय, एक वाक्य इसमें निकल जाएगा जल्दी। केवल एक वाक्य। अभी रोहिंग्याओं के विषय में भारत की सरकार ने उनको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट घोषित किया, तो ममता दीदी ने बोला कि ये तो बेचारे लोग हैं। नहीं, उन्होंने बोला, उससे पहले भी बोला, कोई हाथ लगा कर दिखाए। अरे कहीं पर भी है, हक मार रहे हैं ना घुसपैठिए मनोजीत भाई, वो आपका भी हक मार रहे हैं। आप ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं घुसपैठियों के विरुद्ध। मैं आपकी खुन्नस और गुस्सा घुसपैठियों के खिलाफ समझ पा रहा हूं। भाई घुसपैठियों के खिलाफ कोई है, वो बीजेपी का हो गया क्या? भाई जो घुसपैठियों के खिलाफ है वो बीजेपी के साथ हो गया क्या? अरे भाई होगा ना, वो आपका हक मार रहे हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट घुसपैठियों के खिलाफ है, क्या सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के साथ हो गया? सुप्रीम कोर्ट घुसपैठियों के खिलाफ है ना, वही मैं आपसे। बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हो। अरे भाई अगर सुप्रीम, आप सुनिए, आराम से सुनिए। मनोजीत भाई, होते हो मनोजीत भाई एक चीज है, मनोजीत भाई व्हाइट पेपर लेके आइए, बीजेपी को कहिए कि व्हाइट पेपर 10 सालों में कितना घुसपैठिया को बाहर निकाले। भाई अमन जी, आप कैसे सुन के ले रहे हैं सब बातें? एक सेकंड, अभी सुप्रीम कोर्ट का आपने जिक्र किया ना, 10 सेकंड दे दीजिए। 10 सेकंड आनंद जी, 10 सेकंड। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, 10 सेकंड बार कितनों को निकाला आपने, अब निकाल रहे हैं। अमन जी 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड बिना इंटरप्शन। हाँ बोलिए शहजाद। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेड कारपेट दोगे रोहिंग्या को, तो कल्याण बनर्जी का बयान आया कि भाई ये तो टीआरपी के लिए दिया गया बयान है। जज ज्यादा बोल रहे हैं, मतलब जज आजकल ज्यादा बोल रहे हैं। बोलते हैं मनोजीत, जज आजकल ज्यादा बोल रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा था मनोजीत भाई, ज्यादा आपकी स्टेट में है भाई, जम्मू कश्मीर में। अरे आप मनोजीत भाई एक बात बताइए ना, फिर ये क्या तर्क है? कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं कि जज टीआरपी के लिए जजमेंट दे रहे हैं। कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं कि जज आजकल ज्यादा बोल रहे हैं। वो जज जो कह रहा है कि रोहिंग्याओं के लिए रेड कारपेट बिछा दे, आप उस जज के खिलाफ बोलते हैं। अमन एक्साइटेड होने से कैसे होगा? अमन कैसे होगा? आप उत्तेजित हो जाते हो क्यों भाई? अरे भाई होगा ना, देश के संविधान, देश के जज के खिलाफ बोलेंगे। अरे कहां देश के खिलाफ बोल रहे? आप बोल रहे हो देश के खिलाफ। क्या काम करते हो? आपसे बोलते हो, कुछ करते नहीं हो। अच्छा मैं कह रहा हूं, मैं बताता हूं। अरे 8 सालों से असम में 18 लोग को पाले पूछे क्यों हो, बताइए मेरे को। अच्छा निकालना चाहिए ना, आप भी एसआईआर की जितनी वकालत कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। सुनिए भाई साहब, असम में डिटेंशन कैंप है कि नहीं है? है। कितना लोग हैं? 18 लोग। क्यों 8 सालों से पाले रखे हो, बताइए मेरे को। अगर बांग्लादेश से क्यों नहीं घुसा निकलते हो बाहर? आप ये भाषण देते हो। ठीक है, चलिए निकालना चाहिए। देखिए जब निकालने की बात होती है तो आपको दर्द होता है, बस इसीलिए, बस वो और कोई बात नहीं है। निकल रहे हो ये आपको पता है, इन लोग बांग्लादेशी नहीं है, देसी लोगों को, इंडियन को आपने घुसाया हो डिटेंशन कैंप में। ये जो बॉर्डर पर है वो बांग्लादेशी है या नहीं है? जो बॉर्डर पर है, जो बॉर्डर पर है बांग्लादेशी है या नहीं है? तो निकालो। जो बॉर्डर पर है बांग्लादेशी है या नहीं है? आसाम का बंद में अनंत विजय अब एक कमेंट अनंत विजय का। अनंत विजय मेरे ख्याल से यहाँ
सबसे ज्यादा वकालत एसआईआर की तो जो बंगाल से ही हो रही है। मनोजीत भाई भी बहुत त्रस्त हैं घुसपैठियों से। सबसे ज्यादा दर्द बंगाल से निकल कर आ रहा है कि घुसपैठिए बंगालियों का हक मार रहे हैं। पूरी डिबेट में इतने ज्यादा मुखर घुसपैठियों के खिलाफ अगर कोई हुआ तो मनोजीत भाई हुए हैं। और यही से मेरे ख्याल से बंगाल के लोगों की मांग है कि सब बंगालियों का हक मार रहे हैं। उनका वाजिब भी है। और ये बात ममता बनर्जी 2005 से रही है। ये संसद में हम जाया करते थे तो ममता बनर्जी उस समय बहुत चीख के कहती थी कि मैं एक वाक्य के मैं एक मिनट, थोड़ी साउंड आपकी इको हो रही है, मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूं। हाँ बोली। उन्होंने बोला घुसपैठिया निकालना है। हाँ, मनोजीत जी को बोलो कि एनआरसी पर फिर ममता बनर्जी ने विरोध का स्टैंड क्यों लिया? बोलो एनआरसी का समर्थन। एसआईआर एनआरसी अलग-अलग है ना आपके हिसाब से? अमन जी प्लीज डोंट डिफेंड दिस। अब मनोजीत जी बोलो एनआरसी के साथ है, बोलो एनआरसी के साथ है। मनोजीत जी बोलो एनआरसी के साथ है। ममता जी ने जो बोला कि एनआरसी आएगा तो सिविल वॉर होगा, बोलो गलत है। बोल रहे बोली। विरोध कर रहे हैं क्योंकि असम में आप असली जो इंडियन है उन लोगों को नाम घुसा दिया डिटेंशन कैंप में, डी वोटर बना दिया। हाँ बिल्कुल, जो आप देखिए, इसीलिए आप निकल भी नहीं सकते हो, इसीलिए हम वापस कर रहे हैं। अब जिस तरह से एनआरसी कर रहे हो, जो देसी है उन लोगों को आप डी वोटर बना देते हो, और जो इलीगल बांग्लादेशी है किस तरह से आप लोग थोड़ी ना तय करेंगे कैसे होगा? चुनाव आयोग तय करेगा ना वो तो। मनोजीत भाई, अनुराग भदौरिया, वो तो चुनाव आयोग तय करेगा कैसे होगा एसआईआर, कैसे नहीं होगा एसआईआर। आप लोग थोड़ी ना तय करेंगे। अमन जी, चुनाव आयोग का भगवान है। अरे तो चुनाव आयोग नहीं तो आप लोग तय करेंगे। आप लोग भगवान है क्या फिर? मनोजीत मंडल, आप भगवान है क्या? ये तो चुनाव आयोग तय करेगा। चुनाव आयोग की तरफ से प्रक्रिया हो रही है। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, देश के 12 राज्यों में चल रही है। ऑफिसर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनका ऑफिसर मर रहे हैं, चुनाव आयोग एक कंपेंसेशन भी नहीं दे रहा है। अब देखिए किस तरह से मूवमेंट। अनुराग, अमन जी मेरा एक सीधा सा सवाल है जो पूरे डिबेट में 40 मिनट में नहीं मिला। कितने घुसपैठिए आपने 11 साल में बाहर निकाले? बस इसका जवाब दे जाइए प्रभु, इतनी कृपा कर दीजिए। इससे ज्यादा हमें कुछ पूछना ही नहीं। कितने निकाले? 11 साल में आपने जैसे चुनाव आता है, झारखंड में चुनाव आया घुसपैठिए याद आ गए, बिहार में चुनाव आया घुसपैठिए याद आ गए, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में चुनाव आया घुसपैठिए याद आ गए। आपकी सरकार कितने निकाले प्रभु? जवाब इतना बता दो प्रभु, इतनी कृपा कर दो। घुमाना जलेबी मत बनाना। अनुराग की तरह जलेबी मत बनाना, बस सीधी बात करना। 2004 से 14 में 1.5 करोड़ घुसपैठिए आए, उनको आपने नागरिक बना दिया। अब उनको पहले डिटेक्ट करेंगे, उनकी नागरिकता जो है वो खत्म करेंगे, तभी तो उनको निकालेंगे ना। मान्यवर, अगर आप उनको प्रोटेक्शन देंगे, एनआरसी नहीं होने देंगे, एसआईआर नहीं होने देंगे, तो निकालेंगे कैसे? बोलो एसआईआर के साथ और एनआरसी के साथ। बोलो पहले बोलो एनआरसी और एसआईआर के साथ। पहले बोलो एनआरसी और एसआईआर के साथ। इनके लिए मुद्दा है, समस्या नहीं है। डिटेक्ट कैसे करेंगे उनको? नागरिक तो आपने बना दिया उनको। समस्या नहीं है। प्रोसेस को सपोर्ट करेंगे तभी तो निकाला जाएगा। अनंत विजय, मेरे ख्याल से ऑडियो सही होगा। अनंत विजय बीमारी का इलाज करो, पर इलाज करने का वो कह रहे डिटेक्ट। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से प्रोसेस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तभी इनको निकाला जाएगा। अनंत विजय चाहते अनुराग भी है, चाहते समाजवादी पार्टी भी है, चाहती टीएमसी भी है। घुसपैठियों किसी के, हम घर में भी किसी हाउसमेट को रखते हैं, उसके पेपर्स चेक करते हैं। हर कोई चाहता है देश भी हमारा घर की तरह है, चाहते हर कोई है। राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, किसी की वोट बैंक की हो सकती है, किसी की आयातित वोट बैंक की हो सकती है, लेकिन हर कोई चाहता है। मनोजीत भाई तो बहुत त्रस्त नजर है घुसपैठियों से आज डिबेट में। देखिए, मनोजीत भाई की पीड़ा बिल्कुल वाजिब है, और ये त्रस्त नहीं है। ममता बनर्जी भी 2005 में बहुत त्रस्त हुआ करती थी, और वो कहा करती थी संसद में चीख के कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालो, इन्होंने मतदाता सूची साफ करो। जब तक साफ नहीं होगा कम्युनिस्ट बंगाल से हट नहीं सकते। तो बंगाल की ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। जो भी वहां सत्ता में आता है वो मुस्लिम घुसपैठियों को बहुत कायदे से, और ये अभी अनुराग जी बड़े चीख के कह रहे ना, हटाए क्यों नहीं। अरे भाई, जिनके पास आधार कार्ड होगा, जिनके पास राशन कार्ड होगा, वो कोर्ट चले जाते हैं ना, और कोर्ट जाने के बाद उनको समस्या हो जाती है। अरे फिर कोर्ट में जब तक केस चले, ऐसे लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाया जाना आवश्यक है। आप बताओ कोर्ट कौन गया निकालने पे? अनुराग भदौरिया अनंत विजय से क्यों लड़ रहे हैं? निकालने के खिलाफ कोर्ट जाते हैं आप लोग। एसआईआर आप निकालने के खिलाफ कोर्ट जाने वालों में से घोषित प्रवक्ता है।
भाई क्योंकि आप वो एसआईआर बीजेपी के का खिलाफ घोषित कोर्ट प्रवक्ता जाने वालों में से है। वो पत्रकार तो है, लेकिन बात भारतीय जनता पार्टी की करते हैं। मैं जो उनसे घुसपैठियों पूछ रहा हूं, मैं तो अखिलेश जी की भी करता हूं। अभी आपने बड़े कायदे से ये बात कही ना कि जिसका काम अच्छा नहीं होता जनता बदल देती है, मतलब आप ये मानते हो कि 12 से 17 तक ये अखिलेश जी फर्क ने है अच्छा आपकी काम नहीं हमारी किया, सोच में। आप इसीलिए जनता 10 साल से उसको नहीं ला रही है। मैं तो यही कह रहा हूँ आपसे। अनुराग, एक चीज है, चाहे मनोजीत मंडल है, चाहे अनुराग भदौरिया, जो घुसपैठ के खिलाफ है वो बीजेपी के अगर साथ है तो सुप्रीम कोर्ट घुसपैठ के खिलाफ है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के साथ हो गया। अगर अनंत विजय, मैं, देश का सुप्रीम कोर्ट, मनोजीत भाई, ये सब घुसपैठियों के खिलाफ है ना, तो सबने बोला है बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो रेड कारपेट बिछाएंगे क्या इनके लिए? तो सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के साथ जुड़ गया क्या? शहजाद पूनावाला कितनों को निकाला? ये सवाल आपको पूछ रहा है। एसआईआर की हाँ भाई रुक जाइए, मनोजीत भाई आ रहा हूं आपके पास। हाँ को निकाला, इसका डाटा दे जाइए, सब डाटा दे रहा हूं, सब डाटा दे रहा हूं। एसआईआर की अरे भाई ये बीच में बोले, शहजाद हो गया। अनुराग ऑडियो बंद प्लीज। हाँ एक लाइन जल्दी से। एसआईआर की एक प्रक्रिया है, उसको निकालने के लिए उसका विरोध कौन करता है? कपिल सिब्बल, कौन? समाजवादी पार्टी के समर्थित सांसद। रोहिंग्या को निकालने की दूसरी प्रक्रिया, उसके खिलाफ कौन जाता है? प्रशांत भूषण, कौन? कांग्रेस समर्थित वो वकील। मतलब करेंगे विरोध ये लोग और यहां पर आकर बैठेंगे और फिर ममता बनर्जी बोलेगी सिविल वॉर हो जाएगा। अरे वो तो कह रहे हैं निकालो ना भाई, जिसको निकालना है निकालो। अरे प्रक्रिया से निकलेंगे क्या? क्या उनको पकड़ के अरब सागर में फेंक दें? वो तो आप उनको तो प्रक्रिया करिए, जो भी करना है करिए ना। एक सेकंड, मैं बोल रहा हूं यहां पर मनोजीत मंडल, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट लिखा है, फॉरगेट द प्रक्रिया, डालो उनको अरब सागर में। लेकर आए स्टेटमेंट, लेकर आ रहे हैं निकालो घुसपैठियों को। मनोजीत भाई कह रहे हैं मनोजीत भाई को बोलो उनका स्टेटमेंट सिद्दीकुल्ला चौधरी से तो आपको ममता की परमिशन थोड़ी ना चाहिए शहजाद? ममता की परमिशन चाहिए क्या? देखो एक यहाँ पे एक दूसरा टीएमसी का प्रवक्ता आया था, उसके बयान को डिसरिजेक्ट कर दिया टीएमसी ने। आपको पता है ना? आप ये जवाब दीजिए, किसान का बनाना होता है तो विपक्ष की बात मैं बोल रहा हूँ क्या? मैं बोल सकता हूँ क्या? करना होता है तो अरे आपके मनोजीत बोल रहे हैं। आजाद भाई आप ही को आईना दिखा रहा हूं। असम में जाइए, 18 लाख डिटेंशन कैंप में है, बोलिए कितने घुसपैठिया है? 8 साल लग गया वो डी और डी करने के लिए। 5 डी के आगे नहीं 8 साल लग गए। अरे सुनिए भाई, वो डी और डी करने लिए 5 साल लग गया। आपके यहाँ पे मुल्ला 90 से भाई कोई भी डी हो, कम से कम डी से धमकी ना हो। शुक्रिया मनोजीत, अनंत, शहजाद, अनुराग, कुछ भी डी हो लेकिन डी से धमकी नहीं होनी चाहिए, जो राहुल गांधी ने आज दी है।